इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा इंडेफिनिट लीव टू रिमेन आईएलआर एप्लीकेशन में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। क्योंकि मैंने रिसेंटली अप्लाई किया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए या वो पर्टिकुलरली लोग जब एप्लीकेशन फ़िल करते हैं तो उनको क्या-क्या चाहिए। मैं बाकी एप्लीकेशन जो भी जॉब करते हैं इंग्लैंड में, मुझे उनके बारे में नहीं पता, लेकिन ये एक्सपीरियंस सिर्फ़ मेरा अपना एक्सपीरियंस, और क्योंकि मैं एनएचएस में एज़ अ डॉक्टर सीनियर पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, तो रिलेटिवली ये एनएचएस में जो भी वर्कर्स हैं उनके लिए ऑलमोस्ट एक ही तरह की फॉर्मेट है या एप्लीकेशन है। अच्छा, एप्लीकेशन फ़िल करने से पहले आपके पास क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी आप डॉक्यूमेंट्स अगर वैसे मैं डॉक्यूमेंट्स जो है ना इतना अच्छा नहीं हूँ कि डॉक्यूमेंट्स को कभी-कभी ऐसी चीज़ होती है कि श्रेड कर देना, मतलब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं कर देता हूँ। हालाँकि मुझे थोड़ी-सी समझिए कि डिफ़िकल्टीज़ हुई थी, लेकिन ओवरऑल मैंने मैनेज कर लिए सारे डॉक्यूमेंट्स। स्टार्ट तो ये देखें कि क्योंकि ये 5 साल वाला रूट है मेरा जो पर्सनल एज़ अ डॉक्टर, तो इस 5 साल में जब आप यूके में एंटर हों, तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको करनी होंगी। लेट्स सपोज़ हम स्टार्ट करते हैं आपकी अकोमोडेशन पे। ज़ाहिर-सी बात है, जब आप आते हैं तो रेंटल अकोमोडेशन होती है अनटिल अनलेस कि आप अपना घर ले लें। लेट्स सपोज़ आप एक ही जगह रहते हैं या मल्टीपल रिलोकेशन करते हैं विदिन 5 इयर्स। तो जब भी आप कोई भी अकोमोडेशन हो, अगर आप सिंगल हैं तो डेफ़िनेटली वो आपका ही होगा नाम। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, आपके स्पाउस हैं, तो काइंडली जब भी आप कोई रेंटल एग्रीमेंट करें तो उसमें आप भले आप जो है ना सोल पहले एक समझे कि मेन ऑक्यूपेंट आप हैं और आपकी मिसेज़ हैं, या आपकी मिसेज़ हैं और आप डिपेंडेंट वीज़ा पे हैं, तो पहला नाम उनका होना चाहिए और लीगल ऑक्यूपेंट के तौर पे सेकंड नाम आप ऐड करवा सकते हैं अपनी स्पाउस का। तो रेंटल जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे टेनेंसी के, उस पे नाम ज़रूरी होना चाहिए। उसके बाद अगर दूसरा कोई इम्पोर्टेंट जो आपकी एड्रेस के तौर पे प्रूफ़ माँगते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा वैलिडिटी जो है वो काउंसिल टैक्स की जो है ना डॉक्यूमेंट की है। जब आप कहीं पे भी आते हैं इंग्लैंड में, आप स्टे करते हैं, रेंटल अकोमोडेशन हो या आपकी अपनी, तो हर मंथ काउंसिल को हम पे करते हैं यहाँ पे। तो काउंसिल बिल है या काउंसिल टैक्स वाला बिल, उस पे भी बेहतर यही होना चाहिए। अगर आप अकेले हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आपका नाम, अगर आप फैमिली के साथ हैं तो उसमें भी आप दोनों पार्टनर्स के नाम मीन्स हस्बैंड वाइफ़ के नाम ज़रूरी शामिल हों। ये 2 डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिस पे बिल्कुल होने चाहिए। हाँ, इलेक्ट्रिक का बिल है, गैस का बिल है, जो अदर यूटिलिटी बिल्स हैं जैसे आपकी टीवी लाइसेंस का हो, वाटर का हो, सब पे होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं, तो टेनेंसी एग्रीमेंट या आपकी जो अकोमोडेशन है, ओनर है, या फिर काउंसिल बिल, ये हो गए आपके एड्रेस के प्रूफ़ 5 साल के लिए, नंबर 1। दूसरा, जैसे मैं एनएचएस में जॉब कर रहा हूँ, तो इसमें हमें क्या शो करना होता है, मैं क्योंकि मेन एप्लीकेंट हूँ, इसमें ये होता है कि आपने 5 साल के अरसे में एक ट्रस्ट में काम किया हो या 5 ट्रस्ट में काम किया हो। ट्रस्ट से जिस भी एनएचएस ट्रस्ट से हम जब जाते हैं, लेट्स सपोज़ मैंने एक ट्रस्ट से मूव किया दूसरे में, वो आप एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट हम पाकिस्तानी कहते हैं, यहाँ होता है जॉब सर्टिफ़िकेट कहें, या इसका दूसरा एक नाम है, मैं भूल जाता हूँ, जॉब वेरिफ़िकेशन। ये एक सिंपल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपकी बायोडाटा और 3-4 लाइन्स लिख के हर एनएचएस ट्रस्ट आपको दे देता है, जो एडमिन ऑफ़िस होती है, जो इसको कहते हैं वर्कफ़ोर्स डिपार्टमेंट। एडमिन, वर्कफ़ोर्स, मेडिकल वर्कफ़ोर्स, डिफरेंट नेम्स होते हैं। वो आपको उसी दिन जैसे आप निकलें, अगले हफ़्ते आप नई एड्रेस पे पहुँचे, आप उनको बता दें कि मुझे 1 साल का सर्टिफ़िकेट चाहिए। वो तो होगा जनरल सर्टिफ़िकेट। दूसरा, आप उनको कह दें उसी वक़्त, बेहतर है कि लेते जाएँ, ऐसे ना हो कि 5 साल बाद आप उनको ईमेलें करें, फिर थोड़ा-सा स्ट्रेस होता है। दूसरा ये होता है, उनको पता होता है सबको, हर ट्रस्ट वालों को, आप सिर्फ़ ये कहें कि मैं जब 5 इयर्स होंगे, ही और शी के में आईएलआर के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे, काइंडली आप एक सर्टिफ़िकेट दें जिसमें लीव्स या एब्सेंस वाला सर्टिफ़िकेट दें। उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने एनुअल लीव्स ली हैं, स्टडी लीव्स ली हैं, जो आपकी लीगल लीव्स हैं, उसमें सिर्फ़ ये मेंशन करवाना होता है। ज़रूरी नहीं है कि सारी डेट्स उसमें हों, उनको पता होता है। कुछ ट्रस्ट जो मुझे डॉक्यूमेंट्स मिले उसमें ना 1-1 दिन की लीव उन्होंने मतलब
उसमें ऐड कर दी थी। 1-2 ट्रस्ट ने सिर्फ़ ये लिखा कि इसकी कोई अनऑथोराइज़्ड लीव न नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि पाकिस्तान में हम लोग 2-2 दिन तक, 1 दिन मतलब हो जाता है कभी हाउस ऑफ़िसर, पीजी छुट्टी पे जा रहे हों, आपने 7 दिन की छुट्टी लेके कराची से आप लोग आए सक्खर और आपने कहा कि हम सिर्फ़ 5 दिन के बाद वापस आएँगे। छठे दिन ना आपने अपने जो है ना एसआर को, रोस्टर टीम वाले को, किसी को भी नहीं बताया। 1 दिन आपने ना यूँ ही गुज़ार दिया। पाकिस्तान में तो ये चल जाता है। यहाँ पे ये हो कि कोई मसला नहीं है। अगर आप सुबह में 8 बजे तक भी अगर आप सिक हैं, नहीं आ सकते, आप ईमेल कर सकते हैं। सिक लाइन होती है, अपने मैनेजर को बताएँ, अपने कंसल्टेंट को बताएँ आयरलैंड और यूके में। ऐसे नहीं कि सुबह से लेके शाम तक आपको आना था हॉस्पिटल लेकिन आपका कोई अता-पता नहीं है अनटिल अनलेस अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे आप अनकॉन्शियस ना हो। बाकी आपका मोबाइल बंद हो, पूरा दिन ट्रस्ट ने आपको मतलब ट्रेस किया या कॉल्स आई, जैसे मेरी क्लिनिक है, लेट्स सपोज़ कल मेरी क्लिनिक है और मेरे पेशेंट्स तो वहाँ होंगे। ज़ाहिर-सी बात है 9 बजे स्टार्ट करनी है, साढ़े 9 तक शायद 30 मिनट वो वेट करें कि कोई भी ट्रैफ़िक है या कुछ भी प्रॉब्लम। फिर वो कॉल करेंगे, ईमेल करेंगे, अगर सारा दिन मेरी जो है ना कोई रिप्लाई नहीं आया, तो वो चीज़ काफ़ी बुरी मानी जाती है और वो एज़ अ प्रोफ़ेशनली या एथिकली वो अच्छी नहीं होती। बहरहाल ये एक होता है आपकी अनऑथोराइज़्ड लीव या जो भी आपकी लीव सर्टिफ़िकेट्स है उसमें वो डॉक्यूमेंट करवा लें। तो डॉक्यूमेंट ये बड़े इम्पोर्टेंट हो गए। ठीक हो गया। उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट्स पिछले 6 मंथ्स की, सैलरी स्टेटमेंट्स या सैलरी पे स्लिप्स लास्ट 6 मंथ्स, 3 टू 6 मंथ्स होती हैं, 6 मंथ्स दें तो अच्छी बात है। बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ्स की, ये हो गए 4 डॉक्यूमेंट्स, टेनेंसी एग्रीमेंट, उसके बाद लीव सर्टिफिकेट जॉब पे, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप्स, ये 4 चीज़ें आपके पास हों। ठीक हो गया। उसके बाद आपको एप्लीकेशन जब आप फ़िल करेंगे, सीधी-सी एप्लीकेशन है, इसमें कोई एज़ सच इतनी बड़ी वो नहीं होती, आप में मैक्सिमम 15 से 30 मिनट में आप अपनी जो भी बायोडाटा है आप उसमें करेंगे। एक इसमें पोर्शन आता है, इसमें आपके सीओएस जो करंट होगा लास्ट उसकी डिटेल्स आती हैं। एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का वो ना कोड होता है 1122 वो जो है ना ज़रूरी देना होता है। जब मैं फ़िल कर रहा था तो मुझे नहीं था पता तो मैं उसी वक़्त एप्लीकेशन पे मैंने दोस्त को बताया लकीली ऑब्वियसली उन्होंने बता दिया। तो मैंने एचआर को भी कॉल की, ईमेल की। अब ज़ाहिर-सी बात है आधी एप्लीकेशन के बीच में अगर कोई बंदा करे तो ये थोड़ा-सा स्ट्रेसफुल है। या तो फिर आपको दोबारा से सेव करके आना था लेकिन लकीली वो कोड मुझे पता चल गया और एप्लीकेशन मेरी फॉरवर्ड। फिर आप उसमें इतनी ज़्यादा नहीं है, आप जितनी बार एग्ज़िट हुए हैं इंग्लैंड से, लोकल ट्रैवल, यूरोपियन ज़ोन या इंटरनेशनल ट्रैवल किया है, आप सही लिखें, आप पाकिस्तान आए, फैमिली से मिलें, सारी एप्लीकेशन स्मूथ एप्लीकेशन होती है। और जब एप्लीकेशन फ़िल हो, तो उसमें आता है कि आप नॉर्मली 6 मंथ्स नहीं होता, 1 महीने में आ जाता है या विदिन 5 टू 7 डेज़ वाला आप करेंगे या विदिन 24 आवर। तो जो करंट इस वक्त है 3000 है नॉर्मल 6 मंथ्स, 3500 है 5 डेज़ में आपका डिसीजन और 4000 पे आपका विदिन 24 टू 48 आवर्स में डिसीजन आ जाता है। हाँ, इसमें मैं ऐड करता जाऊँ जो अगेन 2 बहुत इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ें होनी चाहिए एप्लीकेशन से पहले। इनफैक्ट मैंने इसीलिए ही ये वीडियो बनाई। तो 2 चीज़ें होती हैं। बीइंग अ डॉक्टर मैंने वो जो है ना पर्सनली इंग्लिश का टेस्ट नहीं दिया। लेकिन इसमें भी कुछ डॉक्टर्स थे कोलीग्स कुछ ने कहा आप दे दें इंग्लिश का जो एक बेसिक जैसे आइल्स है ओईटी है इसी तरह एक बेसिक इंग्लिश टेस्ट है जिसको आजकल वो थोड़ा सा टफ़ करने के लिए रिसेंटली काफ़ी डिबेट चल रही हैं कि आगे चल के ये टफ़ करेंगे। तो मैंने क्या अटैच किया, मैंने जीएमसी की जो मेरी रजिस्ट्रेशन है और एमआरसीपी अगर किसी के पास ना हो तो जीएमसी सर्टिफिकेट इज़ सफिशेंट हो जाता है। एमआरसीएस, एमआरसीपी, एमआरसीओजी जो भी इंग्लैंड की पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्रीज़ हैं, आयरलैंड की ये एक्सेप्टेबल हैं। तो मैंने तो नहीं किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, लाइफ़ इन यूके टेस्ट इसके बारे में अलग मैं बताऊँगा, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे आगे जो है ना आपका डॉक्यूमेंट या वो पेज मूव ही नहीं होगा। उसमें उसका यूएएन नंबर लिखना होता है। तो लाइफ़ इन यूके जो है बेहतर है कि आपको जब 4 साल हों मैंने थोड़ा-सा हम लोगों ने डिले किया, मैं और मेरी मिसेस ने।
उसकी वजह से 1 महीने हमारे जो है ना 5 साल पूरे हुए, डिस्पाइट, क्योंकि वो पास थोड़ा-सा हुआ था उसमें प्रॉब्लम्स, तो वो डिले हुआ था। तो बेहतर है जैसे 4 साल 4 ईयर पूरे हों, आपके पास 12 मंथ्स हैं, आप ये टेस्ट दे दें। इंग्लिश वाला दें अगर आप एनएचएस में नहीं हैं या आप डॉक्टर नहीं हैं, आपकी मिसेज़ जो भी स्पाउस, तो वो इंग्लिश वाला भी दे दें। और लाइफ़ इन यूके, लाइफ़ इन यूके थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड ये है कि मार्जिन कम होता है, 24 एमसीक्यूज़ होते हैं, 18 पास करने होते हैं। उसके बारे में मैं बताऊँगा कि क्या मटीरियल है किसी और वीडियो में। तो ये डॉक्यूमेंट्स हों और फिर एप्लीकेशन फ़िल करें, फिर आपकी बायोमेट्रिक्स होती हैं, वो जस्ट 5 मिनट्स की जॉब होती है। आप खुद जो है ना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते जाएँगे। जब आप एप्लीकेशन फ़िल करेंगे, पे करेंगे, तो टीएलएस एक सिस्टम है यहाँ पे। समझे कि एक जैसे जेरीज़ पाकिस्तान में है, तो इंग्लैंड के अंदर टीएलएस ये एक आउटसोर्सिंग कंपनी है जो बायोमेट्रिक्स और सारा कुछ डिटेल्स लेती हैं। तो उसी पे ही आप फिर सीक्वेंस में आपने एप्लीकेशन अटैच की, सैलरी स्लिप्स अटैच की, आपने उसमें पासपोर्ट जो-जो रिक्वायरमेंट पासपोर्ट हों आपके, जो करंट पासपोर्ट, ओल्ड पासपोर्ट सारे स्कैन करके अटैच करने हैं, बीआरपी कार्ड भी करना है, एनआईसी भी करना है आपका पाकिस्तान का, पे स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट्स, टेनेंसी एग्रीमेंट, काउंसिल, मैंने दोनों अटैच किए। मैंने सोचा कि चलें ज़्यादा प्रूफ हो, ऐसे ना हो कि किसी डॉक्यूमेंट को वो कहें कि आप हम सैटिस्फाई नहीं हैं। टेनेंसी एग्रीमेंट थे 4 साल के, फाइनल मेरा क्योंकि अपना हाउस था एज़ अ ओनर, वो किया और काउंसिल टैक्स अटैच किए मैंने अपने साथ। इसमें थोड़ा-सा इश्यू हुआ था, मेरी अपनी एप्लीकेशन और मैंने अपने बच्चे की साथ की थी, बेटे की। मैंने अपनी मिसेज़ की एप्लीकेशन उस दिन ऐड नहीं की थी, जिस पे होम ऑफ़िस से मुझे ईमेल आई। मैंने 5 डेज़ वाला रखा था, तो 3rd डे उन्होंने मुझे ईमेल की कि हम थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हैं कि आप अपने स्पाउस की, मतलब हालाँकि उन्होंने स्पाउस भी कोट नहीं करते, यहाँ टिपिकल वो कहते हैं कि आपने अपने सन का किया है, तो उनकी मदर जो है, उनका क्या स्टेटस है। यहाँ बड़े ही इन्होंने कुछ नहीं लिखा कि आपकी वाइफ़, आपकी जो है ना स्पाउस, कुछ भी नहीं। उन्होंने ये कहा कि आपका बच्चा जो कर रहा है वो तभी होगा जब आप दोनों ही सेटल्ड होंगे। तो आप तो फिर आपके बच्चे की जो है ना आईएलआर की एप्लीकेशन, ये थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यू है। मुझे करनी अपनी चाहिए थी, फिर मैं अपनी वाइफ़ और बच्चे की साथ करता, लेकिन क्योंकि मुझे ये था कि मैं जब कर रहा हूँ तो अपने बेटे की भी कर लूँ। तो उस पे उन्होंने कहा कि हमें बताएँ कि आपकी मिसेज़, ये मीन्स कि मदर ऑफ़ द चाइल्ड का क्या स्टेटस है। वो बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन उनके लिए ये होता है कि शायद हम एशियन ओरिजिन के हैं, कोई सेपरेशन हो, कोई प्रॉब्लम हो, या ये उनका उनके लिए नहीं अप्लाई करना चाहते, किसी को फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं। बहरहाल उनका अपना माइंड है, लेकिन आप अगर बिल्कुल क्लियर हैं तो मैंने यही कहा कि थोड़ा-सा डिले हुआ है, इंग्लिश की जो है ना टेस्ट पास नहीं हुई फ़िलहाल तक, क्योंकि पहली नहीं हुई, पहली मेरी भी नहीं हुई, हम दोनों की नहीं हुई, दूसरी मर्तबा मेरी हो गई, उनकी दूसरी मर्तबा हम जा रहे थे क्योंकि अपने टाउन में भी नहीं, ट्रेन कैंसल हो गई, डिले हो गया, तो वो रिपीटेडली उनका डिले हो रहा था। तो मैंने ये कहा कि मुझे नहीं था आइडिया कि मैं सिर्फ़ अपना करता, तो मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ, लेकिन उनका अगर कि जैसे ही पास होता है तो मैं उनकी एप्लीकेशन कर दूँगा। उन्होंने ये कहा कि 10 दिन के अंदर हमें बताएँ, या तो आप अपने बच्चे की विथड्रॉ कर दें, या ये कहें कि आप सोल रिस्पॉन्सिबल गार्डियन हैं, उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट दें। मैंने उसमें यही रिप्लाई किया कि मैं विथड्रॉ करना चाहता हूँ, क्योंकि हम जो है ना दोनों ही गार्डियन हैं उनके। मैं ठीक है, एज़ अ पेरेंट फ़ादर ज़्यादा हूँ, हम पाकिस्तानी सिस्टम पे, लेकिन हम दोनों ही उसके कस्टोडियन हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसे ना हो कि प्रॉब्लम हो, फिर ना उसके लीगैलिटीज़ में ज़्यादा जाना था। खैर लकीली अ, वो ना 1 हफ़्ते के अंदर पास कर लिया उन्होंने, तो मैंने अपनी वाइफ़ का भी कर दिया, और फिर मैंने उनको ईमेल में कर दिया कि हमने ये एप्लीकेशन फ़िल कर दी है, उसका यूएएन नंबर है, अब आपकी मर्ज़ी है तो आप तीनों का साथ डिसाइड कर लें। ये मैंने एक दिन ईमेल की, और हमने बायोमेट्रिक्स सबमिट में थोड़ी-सी देर हो गई, ऑब्वियसली ये दिसंबर क्रिसमस का टाइम था। बायोमेट्रिक सबमिट के बाद अगेन उन्होंने फिर थोड़ा-सा वेरीफ़ाई किया कि आपकी मिसेज़ जो हैं वो आपके साथ हैं, तो काइंडली हमें दोबारा से आप जो है ना जो भी उनकी, मतलब उन्होंने ये लिखा था कि लास्ट 24 आवर्स में हमें प्रूफ़ दें कि वो आपके साथ हैं। कितने वो हैं, हम मैंने सोचा कि हम कोई सेल्फ़ी निकाल के ही भेजें, मज़ाक कर रहा हूँ। ख़ैर वो बस एक टेक्निकल इश्यूज़ है, मैंने दोबारा से ही टेनेंसी और काउंसिल के भेजे, उनका नाम ऐड था लकीली। ये ऐड जो है ना, अच्छी बात है कि शुरू से ऐड थे। टू बी ऑनेस्टली मैंने नहीं करवाए, ये जो ओनर होते हैं यहाँ पे,
या स्टेट एजेंट उन्होंने ऐड कर दिए थे, क्योंकि डेटा सारे की मांगते हैं, तो उन्होंने ऐड करवा दिए थे और उन्होंने ही काउंसिल टैक्स को बता दिया था। तो ये एक हेडेक है अगर किसी का ना हो, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ। तो जैसे मैंने उनको सारी डिटेल्स दोबारा दी, तो विदिन 24 आवर्स ILR आ गया। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, सिंपल भी हैं, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स अगर आप 4 साल के अंदर सारे कर लें और लाइफ इन यूके आपके पास 12 मंथ्स या 6 मंथ्स हों, ये वैसे 10 दिन का काम है, लेकिन अगर कि बंदा ऐसे ना सोचे कि आखिरी 1 हफ़्ता बचा हुआ है एप्लीकेशन में और अब दे दें, या लास्ट मंथ, तो उसमें डेट्स का नहीं आना, डेट्स का नहीं मिलना, दूसरे भी प्रॉब्लम्स आते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो बेहतर है कि 6 मंथ्स पहले इंग्लिश का टेस्ट और लाइफ इन यूके कर दें। डॉक्टर्स के लिए इस वक्त जो भी डॉक्टर्स हैं NHS में इमिग्रेंट, उनके लिए इस वक्त तक तो नहीं है, आई डोंट नो आगे क्या हो। मेरे 1-2 डॉक्टर्स जो कोलीग्स थे उन्होंने कहा था कि आसिफ कर लो। मैंने कहा यार अब इसमें 7500 पाउंड फिर आना-जाना, और है तो वो बहुत ईज़ी, शुगर ही करना होता है। तो मेरी मिसेस ने दिया तो उन्होंने वही, बहुत ईज़ी है, बहुत ही ईज़ी है, मतलब शुगल मेला लगाना हो तो बंदा दे दे। तो वो ईज़ी टेस्ट है, बिल्कुल बेसिक इंग्लिश होती है उसमें। तो ये है भई ILR, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अब देखें 1 साल और रहना, या वैसे तो नहीं पता कितना रहना है, लेकिन 1 साल और है। तो देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है।